व्यू 360 में। पाकिस्तान में औरत होना मुश्किल, मगर नई राहें निकालने वाली खवातीन की भी कमी नहीं। अमेरिका में खवातीन के लिए वोट का हक हासिल करने की कठिन जद्दोजहद की दास्तान और सिफारतकारी में नाम पैदा करने वाली कुछ खवातीन से मुलाकात। दुनिया भर में कल खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। आज हम पाकिस्तान और अमेरिका से कुछ बाहिम्मत खवातीन की कहानियाँ आपके लिए लेकर आए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान में औरत होना कैसा है, इसका जवाब औरतें ही दें तो बेहतर है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में करोड़ों खवातीन अपनी अपनी ज़िंदगी के दायरे में इज़्ज़त और कामयाबी से आगे नहीं बढ़ रही या आलमी सतह पर झंडे नहीं गाड़ रही। गाँव की औरत तो इनफैक्ट ओरिजिनल वर्किंग वुमन है, जो खेतों में भी काम करती है और घर का ख्याल भी रखती आई है। लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान में मर्द के सहारे के बगैर इनफैक्ट एक औरत का जीना बहुत मुश्किल है। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की सेफ्टी की फ़िक्र की जाती है। स्कूल ना जाने वालों में भी अक्सरियत लड़कियों की है और जायदाद में हिस्सा भी अमूमन औरतों को ही नहीं मिलता। वनी, कारोकारी और गैरत के नाम पे कत्ल आज भी एक हकीकत है। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 153 मुल्कों में सिनफी मसावात के एतबार से पाकिस्तान का दर्जा 151 है। माशी मौक़ों, तालीम और सेहत की सहूलतों तक रसाई और सियासी शमूलियत के एतबार से ख़वातीन को बराबरी देने में पाकिस्तान सिर्फ इराक़ और यमन से आगे है। सिनफी तफरीक़ का ये सिलसिला बेटी की पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। लाहौर से आज सबसे पहले समन खान बता रही हैं कि 21वीं सदी में भी पाकिस्तान में बेटी पैदा करना एक औरत के लिए कितना बड़ा गुनाह बन सकता है। मेरे भाइयों ने बावे तोड़ देते। सूबे पंजाब के इलाके हुजरा शाह मुकीम की रिहायशी शहनाज और आसिया अपनी मरहूम बहन नसरीन की आपबीती सुना रही हैं। उनके मुताबिक नसरीन के शौहर ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म किया था कि उसने चौथी बार बेटी पैदा करने की पादाश में अगस्त 2019 में अपनी बीवी को जान से ही मार दिया। सारे बयान लेंदे ने, देखो बयान है 3 कुड़ियां आईयां ने, चौथी होई है, तो मैंने कहा कि तू कुड़ियां ही पैदा की जानी, चौथी कुड़ी होई है तेने मार दिता। नसरीन की कहानी मुनफरिद नहीं। पाकिस्तान में सैकड़ों ख्वातीन बेटा पैदा न करने पर ख़ानदानी और मुआशरती दबाव में ज़िंदगी गुजार रही हैं। आप ये नहीं समझते हैं कि लड़की और लड़का बराबर के बच्चे ही हैं, आप ही के हैं, आपके औलाद हैं, लेकिन लोग 4-4, 5-5 बच्चे इस खातिर कि कोई लड़का हो जाएगा वो करते रहते हैं। पाकिस्तान में ख्वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक बेटी की पैदाइश पर औरत पर जुल्म बहुत से घरों की कहानी हो सकती है, लेकिन इसके ठोस अदाद-ओ-शुमार मौजूद नहीं और ना ही किसी हुकूमत ने बच्चियों की अहमियत पर जोर दिया है। स्कूल की किताबों में भी लड़की को ही भाई का ख्याल रखते दिखाया जाता है। आप समझते हैं कि लड़की जो है वो चंद दिन की मेहमान है, वो आपकी नहीं है। वो दरअसल अपने दूसरे जब शादी हो जाएगी असली घर उसका वहाँ पर है। ये अभी तक आपके जहन में पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो लिहाजा जब आप वो लड़की को बराबर नहीं समझते हैं तो उस पर तालीम पे पैसे खर्च करना ज़ाया, वो कहते हैं ये तो ज़ाया वाली बात है। दूसरा है आने जाने पे पाबंदी कर लेते हैं क्योंकि लोग कुछ बोलेंगे तो फिर शादी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए उसको बंद करना है। 4 साल का एक तहकीकी इंटरवेंशन किया था तो वो कम उम्र की शादी पे, तो उसके हवाले से जितनी दफ़ा लड़कियों ने ये कहा है और माओं ने जितनी दफ़ा कहा है कि लड़की बोझ समझी जाती है, बोझ समझी जाती है। पंजाब हुकूमत सूबे में जिन्स की बुनियाद पर अस्काते हमल के बढ़ते वाक़ियात को रोकने के लिए कानून साजी पर गौर कर रही है, जिसके तहत वालिदैन को पैदाइश से कबल बच्चे की जिन्स बताना कानूनन जुर्म करार दिया जाएगा। लेकिन इंसानी हकूक़ के कारकुन कहते हैं कि तालीम और आगाही के ज़रिए बेटी के बारे सोच बदलना ज़्यादा ज़रूरी है। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਂਝ ਛੱਡ ਦੇ ਵੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خلاف آواز اٹھانے والی ایک ایسی شخصیت سے جس کی آواز کی گونج دنیا بھر میں سنی گئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں مختارہ مائی بذریعہ اسکائپ. انہیں 2002 میں پنچایت کے ایک فیصلے کے تحت اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن خاموش رہنے کے بجائے انہوں نے آواز اٹھائی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. لیکن ہوا یہ کہ جن افراد کو، جن ملزمان کو عدالت نے، جو کہ مقامی دہشت گردی کی عدالت تھی، وہ سزائیں دیں، جن میں سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں شامل تھیں، ان سزاؤں کو بعد میں لاہور کی ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی ختم کر دیا. لیکن ملزمان پیشیوں کے دوران 11 سال کی سزا تقریباً بھگت چکے ہیں، آج آزاد ہیں. مختارہ مائی، بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس وقت شو میں شرکت کرنے کا. کل ملتان میں جب خواتین مارچ ہوئی تو اس میں آپ نے بھی شرکت کی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیوں ضروری سمجھا آپ نے وہاں جانا؟ دیکھیں، ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ عورتوں کے مارچ ڈے پہ، کیونکہ میرا جانا خاص کر ملتان کے لیے، تو ملتان کو میں نے ترجیح دی اس لیے کیونکہ ہمارے وہاں کے بچے، جو ینگ بچے ہیں، وہ آ رہے تھے، تو ان کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جانا ضروری تھا. کیونکہ ہمارے یہاں کاروکاری، ونی وٹا سٹا، ورثیت میں حصہ نہ دینا، تعلیم کا نہ ہونا، تو اس کے لیے ہماری آواز اٹھانا ہمارا حق بنتا ہے. اچھا مختارہ مائی، یہ بتائیں جو نعرہ اس وقت جس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے، میرا جسم میری مرضی، آپ کے ساتھ جو ہوا آج سے 18 سال پہلے، اس واقعے کو دیکھتے ہوئے اور آج بھی جو پاکستان میں خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے آپ اس نعرے کے بارے میں کیا کہتی ہیں، کیسے دیکھتی ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، اس نعرے کو ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا سوچتا ہے. کیونکہ میرے اس میں تو، میرے انداز میں تو جو گالی گلوچ تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی. وہ کون سی صحیح تھی؟ لیکن جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہ جی خواتین کے جسم پہ ان کا کتنا اختیار ہے، ایک عورت کے بارے میں ایک پنچایت فیصلہ کر دیتی ہے اور اس میں اس عورت سے نہ صرف یہ کہ کچھ پوچھا نہیں جاتا بلکہ وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن فیصلہ کوئی اور کرتا ہے اور اس فیصلے کے اوپر عمل بھی ہو جاتا ہے. یہ آپ کی زندگی کی حقیقت ہے. دیکھیں، یہ تو ہماری ریاست کی کمزوریاں ہیں، جس میں جو ہے نا، کیونکہ ہمارے تھانہ بھی ہے، ہماری عدالتیں بھی ہیں، جو وہاں پر نہیں جانا ہوتا تو ہمارا جو ہے نا شارٹ کٹ ہوتا ہے پنچایت کو بلا لینا. تو وہاں کے وڈیرے جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے لوگ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب ان کی جہاں پر چلتی ہے، جو جن کا زور ہوگا اس کی طرف ہی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو لوگ خواتین مارچ کی جنہوں نے تنقید بھی کی، جو کہتے رہے کہ اس طرح کی مارچ نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ خواتین کو مارچ کرنے کے بجائے، سڑک پہ نکلنے کے بجائے پارلیمنٹ جانا چاہیے یا عدالت جانا چاہیے. آپ بھی عدالت گئیں، لیکن آپ کے کیس کی بھی ہسٹری دیکھی جائے تو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، 17 سال میں نے عدالت کے دھکے کھائے ہیں اور ہر ایک عدالت میں گئی ہوں. کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا، نہیں سنا. تو آخر میں نتیجہ کیا ہوا، کیونکہ وہ 6-7 سال پہلے رہا ہو گئے تھے، 11 سال کے بعد، مطلب 2002 سے 2011 میں وہ رہا ہوئے، اور اس کے بعد 2019 میں آ کے اسی مارچ میں ہی دوبارہ کیس لگا. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہی آ جاتا ہے، کیونکہ یہ رہا ہو چکے ہیں، دوبارہ ہم لوگ اس کو سزا نہیں دے سکتے. لیکن اس میں کافی چیزیں ہیں جو دیکھی جائیں. دیکھیں، پہلی عدالت جو تھی نا، دہشت گردی عدالت، ان کو سب کو نظر آ رہا تھا، سب کو دیکھا بھی گیا. انہوں نے بھی کسی قاضی کاروائی کے مطابق ہی فیصلہ دیا ہے نا. اور جو دوسری عدالت ہے انہوں نے فیصلہ دیا. پھر تیسری جو سپریم کورٹ تھی، ہماری معزز عدالت تھی، اس میں بھی جب 2011 میں ایک فیصلہ آیا تو اس میں ایک جج کا فیصلہ الگ تھا. جو ناصر الملک صاحب ہیں، ان کا فیصلہ الگ تھا، 2 ججوں کا الگ تھا. تو دوبارہ ریویو پٹیشن کے لیے میں نے دائر کیا، میرے لائر نے، ہم لوگوں نے مل جل کے وہ کیا. لیکن پھر 2011 میں انہوں نے یہی، مطلب منہ زبانی یہی بولا، کیونکہ ان کو سزا ایک دفعہ ہم لوگ دے چکے ہیں، دے نہیں چکے، مطلب ایک دفعہ سزا کاٹ چکے ہیں، وہ باہر آ گئے. اب دوبارہ اس سزا کا کوئی ہمارے پاس ہے نہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کو انصاف ملا؟ جی، کیا آپ کو انصاف ملا آپ کی نظر میں یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. اچھا، انصاف نہیں، آپ کہتی ہیں نہیں ملا؟ نہیں، بالکل نہیں. لیکن ہاں، میں اپنی طور پہ کہتی ہوں، میرے اپنے پاکستانی لوگوں نے، پوری دنیا نے، اور
اس علاقے میں کام کر کے. بالکل میں کہتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید یہ کام لینے تھے. میں کہتی ہوں میں نے اپنے اللہ نے مجھے انصاف دیا. آپ اپنے آپ کو آپ نے بہت ایک طویل سفر کیا اور جہاں سے آپ شروع ہوئی تھی وہاں سے آج آپ ایک مختلف جگہ پہ اپنی زندگی میں کھڑی ہیں. آپ ایک اسکول چلا رہی ہیں, آپ دوسری بچیوں کو, نئی نسل کو بہتر تربیت دینے کی کوشش کر رہی ہیں. ان 18 سالوں میں آپ نے تبدیلی کیا دیکھی؟ کیونکہ جب آپ کا کیس ہو رہا تھا تو 2005 میں اس وقت کے پاکستان کے صدر پرویز مشرف نے آ کے امریکہ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں خواتین پیسے اور ویزوں کے لیے ریپ کے دعوے کر رہی ہیں. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ عورت مارچ کی بات ہوتی ہے, حقوق کی بات ہوتی ہے, تو آواز اٹھانے والی خواتین کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے. تو تبدیلی کیا دیکھی ہے آپ نے اتنے سالوں میں؟ دیکھیں میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی جو کہتے ہیں عورت اس لیے ریپ کرواتی ہے, تو آج آپ لوگ وہ دیکھ لیں, آج جو عورت ریپ کروا کے جانا چاہتی تھی, جن کو آفر بھی تھی, وہ تو اسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب مشرف صاحب اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, وہ کہاں ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی. دوسرا آپ نے ایک سوال کیا تھا, کیا دیکھتی ہیں تبدیلی کیا دیکھتی ہیں؟ کچھ بدلا ہوا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی تبدیلی میں جو دیکھتی ہوں کہ یہ نہیں ہے ہم لوگ کہیں جو ہم لوگ اپنا انصاف لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں, بالکل نہیں. لیکن میں یہ ضرور دیکھتی ہوں کہ جو بچیاں آواز نہیں اٹھاتی تھی, لڑکیاں آواز نہیں اٹھاتی تھیں, عورتیں آواز نہیں اٹھاتی تھیں, وہ اب اپنا حقوق, اپنی آواز اٹھانے لگی, اپنا حقوق مانگنے لگی. تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, آواز اٹھا رہی ہیں, لیکن آپ نے کہا وقت لگے گا. خواتین کے حقوق کے کارکن مختارہ مائی ہمارے ساتھ پہلے جو عورت کے ساتھ اس طرح سے ہوتا تھا کیونکہ عورت خودکشی کر لیتی تھی, جو کہ میری کوشش بھی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اب اللہ کا شکر ہے عورتیں خودکشی نہیں کرتی, اپنا حق انصاف مانگتی ہیں. ان کے سب سے بڑی تبدیلی ہے کیونکہ والدین پہلے سمجھتے تھے یہ بدنامی ہے, اس کو چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, دوسرے کسی بندے کو پتہ نہ چلے. تو اس کے باوجود اب جو ہے نا والدین ساتھ ہوتے ہیں, والدین ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ سپورٹ بہت اہمیت رکھتی ہے. بہت شکریہ مختارہ مائی ہمارے لیے وقت نکالنے کا. وہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں خواتین کے حقوق کی ایک بڑی آواز مختارہ مائی سے. پاکستان میں عورت ہونا مشکل ضرور ہے, لیکن اپنی ہمت اور گھر کے مردوں کی حمایت کے ساتھ بہت سی خواتین نئے میدان بھی مار رہی ہیں. اس وقت ملتے ہیں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی شہناز کمال سے, جو پاکستان کی واحد خاتون انٹرنیشنل باکسنگ کوچ ہیں. شہناز اپنے خاندان اور گاؤں والوں کی مخالفت کے باوجود باکسنگ کی طرف اس لیے آ سکیں کیونکہ اس سفر میں انہیں اپنے شوہر کا ساتھ حاصل تھا. ان کی کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی. میں پاکستان کی واحد خاتون ہوں جو باکسنگ سکھاتی ہوں, اور پشاور سے میرا تعلق ہے. پشاور کے ایک ٹپیکل گاؤں میں رہتی ہوں, اور اس کے باوجود بھی میں باکسنگ میں آگے آئی ہوں. پاکستان کی 3 اسٹار انٹرنیشنل 1 اسٹار کوچ ہوں. مجھے مشکلات بالکل نہیں ہوئی کیونکہ میرے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا, اور میرے جو ماما بھی اور بابا دونوں باکسنگ میں ہیں, اور ماما جو ہے انٹرنیشنل 1 اسٹار اور پاکستان کی 3 اسٹار کوچ ہے, اور بابا جو ہے خیبر پختونخوا کے سیکٹری ہے. اور میرے اس کے علاوہ میرے 4 ماموں ہیں, وہ بھی باکسنگ میں ہیں, تو اس وجہ سے مجھے سپورٹ زیادہ ملا. مخالفت تو میری بہت زیادہ جگہوں پہ ہوئی ہے. ان لاز نے بھی کی ہے, فیملی نے بھی کی ہے, ریلیٹیوز جتنے بھی تھے سب نے کی ہے. کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے ہسبینڈ کے. ہسبینڈ نے ساتھ دیا, لیکن جب ایک مقام پہ پہنچ گئی نیشنل کوچ کے علاوہ جب انٹرنیشنل ہو گئی تو پھر سارے واہ واہ کرنے لگے. اس سے پہلے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہر جگہ پہ, ایون کہ مجھے اپنا گاؤں بھی چھوڑنا پڑا. کہ میری بیٹی بھی پھر وہ ہو گئی, پیدا ہو گئی. پھر میں نے سوچا کہ اگر کوئی اور نہیں ہے تو میں اپنی بیٹی کو باکسر بنا دوں. تو میری بیٹی کے لیے پھر ظاہر ہے ایک فیمیل کوچ بھی ہونی چاہیے. تو میں نے اس نیت سے جو ہے پاکستان کے لیے, یعنی کہ بس یوں سمجھے کہ اب میں نے پٹھان معاشرے کو چیر پار کے میں آگے چلا گیا اور اپنی وائف کو اس میں لے آیا باکسنگ میں. مجھے کوئی اعتراض نہیں. پاکستان میں جو فیمیل باکسنگ کا فیوچر ہے بہت ہی روشن ہے, لیکن تھوڑا سا اگر ہمیں سپورٹ کیا جائے تو. اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں نا, ابھی ہم نے 0 سے سٹارٹ لیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پہنچے ہیں, کوئی 80-90% ہم آگے جا چکے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں, معاشرہ سپورٹ کرے, گورنمنٹ سپورٹ کرے, تو ہم جائیں گے انشاءاللہ.
100% हम रिज़ल्ट आपके सामने लेके आएंगे, जिस तरह हम नेशनल गेम में हमने किया। अब बात करते हैं अमेरिका में ख़वातीन के हुकूक़ की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट में अमेरिका सिनफी मसावात के एतबार से पहले या दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं, पहले 50 मुल्कों में भी नहीं। अमेरिका का नंबर 53वां है और ये भी 2018 के मुकाबले में कुछ कम ही है। जिस रफ्तार से अमेरिका में सिनफी बराबरी पे काम हो रहा है, उस लिहाज से अमेरिकी औरत को आज के अमेरिकी मर्द के बराबर मौक़े मिलने में 150 साल लगेंगे। आज भी एक सफ़ेद फार्म मर्द के $1 के मुकाबले में यहाँ औरत औसतन 82 सेंट कमाती है, और अगर वो सफ़ेद फार्म नहीं या उसकी उम्र ज़्यादा है तो फिर आमदन और भी कम हो जाती है। और मी टू मुहिम से ये ज़ाहिर हुआ कि अमेरिका में भी ख़वातीन अपने ख़ानदान या करियर को बचाने के लिए साल हर साल खामोशी से ज़्यादती सहती हैं। ये साल अमेरिका में इलेक्शन का साल है, सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। इस तरक्की याफ्ता मुल्क में भी औरत को वोट का हक़ मिले महज 100 साल हुए हैं, जबकि अमेरिका को वजूद में आए तकरीबन 250 साल होने वाले हैं। वोट का हक़ हासिल करने के लिए अमेरिका में ख़वातीन ने तकरीबन 70 साल जद्दोजहद की। सादिया असद इस वक्त हमें ले जा रही हैं एक ऐसे अजायब घर में जहाँ कभी वोट का हक़ मांगने वाली ख़वातीन को कैद रखा गया। ये लूसी बर्न्स और एलिस पॉल हैं, जिन्होंने एक सदी कबल ख़वातीन को वोट का बुनियादी हक दिलाने के लिए हर तरह की सख्ती बर्दाश्त की। इस सारी जद्दोजहद की अच्छी बात ये थी कि ये मुकम्मल तौर पर पुरअमन थी, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ शफ़ाक़ाना बर्ताव किया गया। और ये लूसी बर्न्स म्यूजियम है। ये म्यूजियम अमरीकी दारुल हुकूमत के नजदीक वाक़े शहर लॉर्टन में लॉर्टन करेक्शनल फैसिलिटीज नामी अमरीकी कैद खाने के 91 सालों की दास्तान है। ये कैद खाना 1910 से 2001 तक काम करता रहा। और अगर तारीख में थोड़ा और पीछे जाएं तो यहाँ उन ख़वातीन को रखा गया और तारीख की बदतरीन सजाएं दी गईं जिन्होंने वोट के हक के लिए आवाज़ उठाई। इन ख़वातीन ने जब ये मुतालबा किया कि उनके साथ सियासी कैदियों जैसा बर्ताव किया जाए तो उनकी बात अनसुनी कर दी गई। इसके नतीजे में इसी लॉर्टन जेल में इन ख़वातीन ने भूख हड़ताल कर दी। तब इंतहाई बर्बरियत के साथ उनके हलक में पाइप डालकर कच्चे अंडे उंडेले गए। वोट का हक मांगने वाली तकरीबन 168 ख़वातीन को 1917 में इसी जगह लाकर कैद किया गया था ताकि उन्हें मीडिया की पहुंच से भी दूर रखा जा सके। वो भयानक रात भी उसी तारीख का हिस्सा है जब सारी रात इन ख़वातीन के हाथ बांधकर इन्हें बुरी तरह ज़दोकोब किया गया। इसे नाइट ऑफ टेरर कहा जाता है। इन ख़वातीन ने हर तरह के तासुब और इम्तियाज का मुकाबला किया। 1920 में कानून बदला गया और 19वीं तरमीम के बाद ख़वातीन को वोट के जरिए अपनी राय का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि तारीख में औरतों की जिद्दोजहद को वो मकाम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थीं। इस तहरीक ने मुल्क में अपना हक की राय दही इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा किया, जिसके लिए इन ख़वातीन ने अशरों तक एहतजाज और मुतादिद प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कोशिशों को जारी रखा। लेकिन मैं समझती हूँ कि इनकी जिद्दोजहद को तारीख में नजरअंदाज किया गया है। इस जेल को मुकम्मल तौर पर बंद हुए 9 बरस बीत गए हैं। आज यहाँ इस इमारत में आवाम की दिलचस्पी के कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनमें आर्ट वर्क, थिएटर और लूसी बर्न्स के नाम से मंसूब ये म्यूजियम कायम है। हमने बहुत रिसर्च और लागत से ये नादिर चीजें, मालूमात और ये मुजस्समे यहाँ नस्ब किए हैं ताकि आज की नस्ल उन अजीम ख़वातीन की कुर्बानियों को याद रखे। आज यहाँ इन सलाहों के पीछे खड़ी शायद मैं उन ख़वातीन की तकलीफ़ों को तो उस तरह महसूस नहीं कर सकती, लेकिन उनकी कुर्बानियों का समर ज़रूर देख सकती हूँ जब आज मैं भी उन लाखों अमरीकी ख़वातीन में से एक हूँ जिन्हें वोट देने का हक हासिल है। एक्टिविस्ट्स एमिली मकॉय और ईडी मेयो अमरीकी कांग्रेस में ख़वातीन की रिकॉर्ड तादाद को भी माजी की उन्हीं कोशिशों की एक कड़ी करार देती हैं। सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, लॉर्टन, वर्जीनिया। लेकिन अमेरिका के इस साल के सदारती इंतखाबात में भी मुकाबला एक मरतबा फिर सफ़ेद फार्म मर्दों के दरमियान ही हो रहा है। चलें इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए
हाथ बढ़ाते हैं, ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। ख़वातीन के लिए बराबर मौक़े पैदा करना किसी एक मुल्क का चैलेंज नहीं है, बल्कि दुनिया के तभी मुल्कों में, इनफैक्ट तमाम मुल्कों में ही ये मसला नज़र आता है कि ख़वातीन को वो मौक़े नहीं मिल पाते जो वो देखती हैं कि मर्दों को मिल रहे हैं। इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल अमेरिका में अगर देखें तो ये नज़र आती है कि यहाँ पे तैनात सफ़ीरों में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद बहुत कम है, लेकिन वाशिंगटन में ख़वातीन अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी भरपूर अंदाज में फिर भी कर रही हैं। इन्हीं कुछ बाहिम्मत ख़वातीन सफ़ीरों से इस वक्त आपकी मुलाकात करवा रही हैं नीलोफर मुग़ल। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से वाशिंगटन DC में कायम अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने 4 मुख्तलिफ मुल्कों की ख़वातीन सफ़ीरों को मुकालमे की दावत दी, जिसमें उन्होंने अपने तजर्बात का इजहार किया। ये रोया रहमानी हैं, अमरीका के लिए अफगानिस्तान की पहली खातून सफ़ीर। रोया रहमानी 90 की दहाई में खाना जंगी की वजह से छोटी उम्र में ही अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान मुंतकिल हुई। पाकिस्तान में कुछ साल गुजारने के बाद वापस अफगानिस्तान आई, लेकिन तालिबान की वजह से घर से बाहर निकलने से घबराती थी। स्कॉलरशिप मिलने पर उन्होंने कनाडा से ग्रेजुएशन और अमेरिका से मास्टर्स किया। मैंने उसी शोबे का इंतखाब किया जो मेरे सामने था, क्योंकि उस वक्त जंग और कशीदगी की सूरत हाल थी, मेरे लिए बका की सूरत हाल थी, और इसी तरह मैं खारिजा अमूर की वजारत का हिस्सा बनी। ओमान की सफीर हुनैना सुल्तान अल मुगैरी अमरीका के लिए किसी भी अरब मुल्क की तरफ से मुकर्रर की जाने वाली पहली खातून सफीर हैं। वो माहिर मुआशियात हैं और गुज़िश्ता 15 बरसों से वाशिंगटन में बतौर सफीर खिदमात अंजाम दे रही हैं। सफीर हुनैना का कहना है कि उन्होंने कभी भी इस ओहदे की ख्वाहिश नहीं की थी। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अमरीका में अरब खवातीन के बारे में गलत फहमियों को दूर करना है। बहुत से लोग सोचते हैं हम ज़ेरे तसल्लुत हैं, हम तालीम याफ्ता नहीं हैं, हमें हुकूक नहीं दिए जाते। मैं ओमान की बात करूंगी, वहाँ खवातीन को मर्दों की तरह बराबरी के हुकूक हासिल हैं, तो मैं इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए काम कर रही हूँ। रवांडा की सफीर माथेड मुकंतबाना सिर्फ 13 साल की थी जब वो और उनके खानदान वालों को मुल्क में बढ़ते हुए नस्ली फसादात की वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ा। 1994 में रवांडा में होने वाली नस्लकुशी के दौरान उनके वालिदैन, बहन भाई और खानदान के कई अफराद मारे गए। उन्होंने आला तालीम अमरीका से हासिल की और रवांडा वापस जाकर कई फलाही इदारों के साथ काम किया। उनकी खिदमत की वजह से हुकूमत ने उन्हें बतौर सफीर कई मुल्कों में तैनात किया। 61% of our parliament are women. रवांडा इस लिहाज से बहुत मिसाली है कि वहाँ के मुआशरे में खवातीन बाइख्तियार हैं। हमारी पार्लियामेंट का 61% खवातीन पर मुश्तमिल है। काबीना में निस्फ तादाद में खवातीन हैं। इसके अलावा खवातीन हर इदारे का अहम हिस्सा हैं। बर्गदीस एलिसडॉटर आइसलैंड की सफीर हैं। अपने मुल्क में पहली खातून की हैसियत से वो कई ओहदों पर काम कर चुकी हैं। जब मैं छोटी थी मेरे वालिद टीचर थे, मेरी वालिदा गैर तालीम याफ्ता थीं। हम किसी सफीर को नहीं जानते थे, न हम में से किसी को सिफारतकारी के बारे में कुछ मालूम था, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं दिन रात पढ़ती थी और यहीं से मेरे दिमाग में ख्वाहिश उभरी कि एडवेंचर करूं और फॉरेन सर्विस का हिस्सा बनूं। इस वक्त दुनिया भर से तकरीबन 180 मुल्कों के सफीर अमेरिका में तैनात हैं, जिनमें से सिर्फ 22 खवातीन सफीर हैं। आज यहाँ पर जमा होने वाली इन खवातीन का कहना है कि दीगर शोबों की तरह सिफारतकारी के मैदान में भी खवातीन की तादाद में इजाफा देखने में आएगा। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अगर ख़वातीन खुशहाल नहीं तो मुल्क भी खुशहाल नहीं हो सकते, और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में और उनके मवाक़ों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू एक दिन तक तो महदूद रह नहीं सकती। ये एक ऐसा डायलॉग है जिसे हम चाहते हैं कि जारी रहे, और हम चाहते हैं कि आप इस बारे में अपनी राय का इजहार हमारे साथ ज़रूर करें। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa, और इस गुफ्तगू में शामिल हो जाइए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप।
खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।